तुम पृथ्वी पर कहां कहां गए हो। पुतिन की धोखाधड़ी ने वैश्विक विद्रोह भड़का दिया है। भारत, इराक और अफ्रीका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां परिवार सार्वजनिक रूप से पुतिन से निर्दोष नागरिकों की हत्या बंद करने की अपील कर रहे हैं। देखिए, पुतिन अपनी असफल होती आक्रमण को चलाने के लिए एक वैश्विक मानव तस्करी नेटवर्क चला रहे हैं। युद्ध उनके लिए इतना बुरा हो गया है कि अब उन्हें विदेशी नागरिकों को छात्र या पर्यटक बनाकर रूस लाने के लिए धोखा देना पड़ रहा है और फिर उन्हें मोर्चे पर भेज दिया जाता है। हमें यह पता चला क्योंकि एक रूसी कमांडर की गलती से मोर्चे के वीडियो में अपहृत विदेशी पुरुष बचाव की गुहार लगाते दिखे। जब पुतिन इस संकट को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तब रूस में आंतरिक अशांति भड़कने लगी। जब उन्होंने एक किशोर गायक को युद्ध विरोधी गीत गाने के लिए जेल में डाल दिया, तो और भी ज्यादा किशोर एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरकर गाने गा रहे हैं। एक बच्चे ने तो यहां तक किया कि उसने लाइव टेलीविजन पर उनसे अनुरोध किया कि वह उसके परिवार को युद्ध में भेजना बंद करें। यही वह क्षण है जब पुतिन समझते हैं कि असली दुश्मन नाटो या यूक्रेन नहीं बल्कि उनके अपने लोग हैं। यह सब कुछ महीने पहले प्रकाशित हुए इस वायरल क्लिप से शुरू हुआ था। इस क्लिप में भारतीय छात्र बताते हैं कि उन्हें अगवा कर रूस के लिए लड़ने को मजबूर किया गया। नमस्ते, हम सभी दोस्त नए साल पर रूस घूमने आए थे और यहाँ हमारी मुलाकात एक एजेंट से हुई। उसने हमें रूस घुमाया। बाद में उसने बताया कि वह हमें बेलारूस घुमाने ले जाएगा और फिर वापस लाएगा, और वह हमें बेलारूस ले गया। हमें नहीं पता था कि वहाँ वीज़ा की ज़रूरत होती है। उसने हमें ऐसे ही वहाँ ले गया और वहाँ जाने के बाद उसने हमसे पैसे मांगने शुरू कर दिए, मतलब वही पैसे जो उसने पहले मांगे थे। हमने उसे वो पैसे दे दिए, लेकिन फिर उसने और पैसे मांगने शुरू कर दिए। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमें वहीं बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और फिर वहाँ पुलिस ने हमें पकड़ लिया और रूसी सेना के हवाले कर दिया। रूसी सेना ने हमें कहीं रखा, हमें नहीं पता कहाँ, 3 से 4 दिन तक। वे एक व्यक्ति लाए जो हमारी भाषा बोलता था और हमें उससे फ़ोन पर बात करवाई। बस एक शर्त दी, या तो 10 साल जेल जाएं या हमारे अनुबंध पर हस्ताक्षर करें जिसमें कुछ भी नहीं करना होगा। आपको सहायक की नौकरी मिलेगी, जैसे खाना बनाना या ड्राइवर बनना। हमारे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। तो हमने उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। वह उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें एक प्रशिक्षण केंद्र में डाल दिया। वहाँ पता चला कि हमारे साथ धोखा हुआ। हमें सेना में भर्ती कर ट्रेनिंग दी गई। हमें प्रशिक्षण देने के बाद हमें यहाँ यूक्रेन में छोड़ दिया गया। यूक्रेन में हमारे साथ हमारे दोस्त भी थे जो हमारे साथ थे, उन्हें आगे भेजा गया। हमारे साथ दोस्त भी थे। हम 7 लोगों को बताया गया है कि 1-2 दिन में हमें भी आगे भेजा जाएगा और युद्ध में लड़ना पड़ेगा। हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। हमें बंदूक चलाना भी नहीं आता, फिर भी वे हमें आगे भेजना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय दूतावास और सरकार हमें यहाँ से निकाल लेगी। मैं दूतावास और भारत सरकार से। यह क्लिप रद्द हुई, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर लाखों बार देखी गई। अब जाहिर है यह वो बात थी जिससे पुतिन खुश नहीं थे, क्योंकि जब भी वह दूसरे देशों के नागरिकों का अपहरण करता है, वह हमेशा अपने कमांडरों को बहुत स्पष्ट निर्देश देता है, इन लोगों को फोन न मिले, इसका ध्यान रखें। लेकिन क्लिप में दिख रहा है कि किसी कमांडर से गलती हो गई। वैसे रूसी कमांडरों के लिए इस युद्ध में यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन रूस के लिए दुर्भाग्य से यहां से हालात और भी खराब हो गए। उस वीडियो के एक छात्र की अगले दिन मौत हो गई। उसके परिवार ने बताया कि रूसी सेना के साथ अनुबंध साइन करते वक्त उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। रूसी व्यक्ति ने भारतीय के लिए दस्तावेज का अनुवाद करते हुए झूठ बोला था। फिर उस भारतीय व्यक्ति ने यह सोचकर उस पर साइन कर दिया कि यह कुछ और ही है, लेकिन अगले ही दिन उसे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। यही वह समय था जब मृतक के परिवार ने सार्वजनिक रूप से भारतीय सरकार से अपील की कि वे उन अन्य भारतीयों को वापस लाएं जिन्हें पुतिन के बिना मतलब के आक्रमण में लड़ने के लिए धोखे से भेजा गया है। उन्होंने यह अपील सार्वजनिक इसलिए की क्योंकि रूस भारत और इराक, यमन, ब्राजील, अर्जेंटीना, क्यूबा और अफ्रीका के कई देशों जैसे अन्य देशों के अंदर मानव तस्करी का नेटवर्क चला रहा है। रूस इन विदेशी नागरिकों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाकर स्थानीय एजेंट की मदद से उन्हें काम के लिए बुलाता है। जैसे ही ये लोग रूस पहुंचते हैं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है
और बिना किसी प्रशिक्षण के उन्हें सीधे युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया जाता है। अब जाहिर है जब ये खबर सार्वजनिक हुई तो भारतीय सरकार इस पूरे मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उन्होंने पुतिन से अनुरोध किया कि जिन भारतीयों को धोखे से लड़ने भेजा गया उन्हें वापस लाने में मदद करें। तो जैसा कि उम्मीद थी, पुतिन ने भारत से वादा किया कि वो ऐसा ही करेंगे। अब उस लेख में दिए गए आंकड़ों पर नजर डालिए। यह पिछले साल की बात है और सोचिए क्या हुआ। पुतिन ने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे लगता है कि भारत यूक्रेन से ही पूछ सकता था कि रूसी वादे कितने भरोसेमंद होते हैं। अब भारतीय सरकार और यहां तक कि भारतीय मीडिया भी भारतीयों से कह रहे हैं कि वे रूसी सेना से दूर रहें, जो चीज न समझें उस पर साइन न करें। ये पिछले महीने की रिपोर्ट देखें। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि भारत मास्को और नई दिल्ली में रूसी अधिकारियों के संपर्क में है और उसने रूसी अधिकारियों से अपने नागरिकों को रिहा करने का अनुरोध किया है। इस प्रथा को खत्म किया जाए। इसके अलावा ईएमआई अधिकारियों ने कहा कि सरकार प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों के संपर्क में है। इसने भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में शामिल न होने की चेतावनी दी। ये तब हुआ जब 2 भारतीय पुरुषों ने, जिनका हवाला प्रकाशन ने दिया, दावा किया कि उन्हें निर्माण कार्य की नौकरियों के बहाने रूस बुलाया गया था, लेकिन उन्हें संघर्ष क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। जैसा कि मैंने कहा, वह रिपोर्ट पिछले महीने 4 नवंबर की थी। 2 दिन पहले हालात और खराब हो गए। भारत में धोखाधड़ी व भारतीय छात्रों की मौतों पर विरोध तेज हो गए, जिन्हें पुतिन की जंग में लड़ने भेजा गया था। छात्रों के परिवारों ने सड़कों पर उतरकर सरकार से प्रियजनों की वापसी की मांग की। उन्होंने पुतिन से निर्दोष भारतीयों की हत्या रोकने की सार्वजनिक अपील की। एक परिवार ने पुष्टि की कि 2 छात्रों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके शव नहीं लौटाए गए हैं। अब हमारे पास इस मामले की और जानकारी है, क्योंकि इस समूह के साथ जो एक छात्र था उसे ठीक ठीक पता है कि क्या हुआ था और उसने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है। यहाँ विवरण है। मैं बहुत बार मर चुका हूँ भाई। नहीं, वहाँ बुरा है। हाँ, बहुत लोग मर चुके हैं भाई, वहां बुरा है। तुम एक गड्ढे में रहते हो और एक पैदल सैनिक की तरह हमलों पर जाते हो, वहां सब कुछ बुरा है। हाँ, मेरे दोस्त ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 10 दिन बाद सब कुछ खत्म हो गया। वह मर गया। 3 से 5 और लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नहीं, मुझे नहीं पता वह कहां है। कहां पर? कहो। शरीर, कोई शरीर नहीं। पोक्रोव्स्क में सब कुछ बुरा है। मेरा दोस्त वहीं पोक्रोव्स्क में मर गया। हाल ही में 1 महीने पहले वह एक हमला करने वाला आदमी था। खाई खोदी वहीं रहते थे। वह छात्र बनकर मॉस्को आया था और देखा कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर 2 मिलियन रूबल मिलते हैं, $24,600। वह 24 या 25 साल का था। वह युवा था, 24 साल का। 25 या 26 साल का था। वह एक जवान आदमी है। अब भारतीय सरकार को समझना चाहिए कि रूस को भारतीय नागरिकों की परवाह नहीं है। भारत का रूसी तेल खरीदना और पुतिन के आक्रमण को फंड करना अच्छा विचार नहीं है। खुशकिस्मती से रूस के विपरीत भारत एक लोकतंत्र है। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यह जान पा रहे हैं कि रूस क्या कर रहा है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, यह भारतीय सरकार पर कार्रवाई का दबाव डालता है। सच कहूं तो पुतिन को भारत के विरोध प्रदर्शनों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन रूस के अंदर जो हो रहा है उसकी चिंता करते हैं। जैसा कि क्लिप में दिखता है, पुतिन द्वारा एक युवा गायक की गिरफ्तारी के बाद कई युवा संगीतकार सड़कों पर विरोध में गा रहे हैं। अब हमने इस कहानी को पूरी तरह से विस्तार से कवर किया है, तो ज्यादा जानकारी के लिए जरूर उस वीडियो को देखें। लेकिन ये विरोध अभी भी रूस के अंदर जारी हैं और जो वीडियो हम देख सकते हैं उनके आधार पर संख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है। और मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि संख्या वीडियो से बढ़ती दिख रही है क्योंकि हमें पुतिन या रूसी अधिकारियों से कोई आधिकारिक डेटा नहीं मिल रहा है, तो हमें इन क्लिप्स से अंदाजा लगाना पड़ता है। लेकिन इन विरोधों के जारी रहने का मुख्य कारण यह है कि असली गायिका 18 वर्षीय डायना लैंगिनोवा अभी भी गिरफ्तार हैं। उन्हें मूल रूप से अक्टूबर के मध्य में
एक युद्ध विरोधी गीत गाने के लिए गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हें बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने का दोषी पाया गया। रूसी अदालत ने उन्हें 14 दिन की जेल दी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सजा पूरी की और वह जेल से बाहर निकली, उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें सेना को बदनाम करने का दोषी ठहराया गया, जो 28 अक्टूबर को हुआ। इस दोषी फैसले के लिए उन्हें सजा नहीं सुनाई गई, लेकिन वह अभी भी जेल में हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं रूसी कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ और मुझे लगता है कि रूसी कानून पुतिन के मूड के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन यह स्थिति तब और खराब है जब आप 18 साल के हों। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, खासकर उन सभी के लिए जो इसे नहीं समझते। उसे सिर्फ एक गाना गाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, बस इतना ही। उसने और कुछ नहीं किया। रूस के लोग भी समझ रहे हैं कि यह कितना पागलपन है, इसलिए इस गिरफ्तारी के खिलाफ ज्यादा विरोध हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है पुतिन इस समय क्या कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वह अपनी तानाशाही और मजबूत कर रहे हैं तो आप सही हैं, क्योंकि अब वह लोगों को सिर्फ एक पिन पहनने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। एक ऐसा पिन जो यूक्रेनी झंडे जैसा दिखता है। इसे देखिए। वे आपको कहां ले जा रहे हैं? कोर्ट में? कौन सा? वायबोर्स्की कोर्ट? वायबोर्स्की कोर्ट में? हाँ, वायबोर्स्की जिला कोर्ट। क्या आपको यकीन है सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है। धन्यवाद, शुभकामनाएं। इसके युद्ध अपराधों के बावजूद मुझे यकीन है कि पुतिन अभी भी इंसान है, तो इसका मतलब है कि वह बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। रूस के यूक्रेन पर हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। यह हमला कुछ घंटे बाद हुआ जब ट्रंप और पुतिन के शिखर सम्मेलन की योजनाएं विफल हो गईं। व्हाइट हाउस ने मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, शायद कहना चाहिए था कि वह रूसी बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मुझे लगता है वह यह नियम भी जल्दी बदल देगा, क्योंकि एक रूसी बच्चे ने लाइव टेलीविजन पर उससे ऐसा सवाल पूछ लिया जो मुझे पूरा यकीन है कि कोई रूसी पत्रकार पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। बस सुनिए। तुम्हारा नाम क्या है? कीरा। कीरा, तुमने मुझे कौन से तोहफे दिए थे? चबुराश का गुड़िया, कुछ नोटबुक्स एंड फादरलैंड सोल्जर्स की फैमिलीज कमेटी से एक थर्मस। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें क्या दूं? मेरे चाचा अभी मोर्चे पर हैं। हाथ में चोट लगी थी, अस्पताल में इलाज नहीं मिला। अब उन्हें मिशन पर भेजा जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें रूस के अच्छे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, ठीक है? आंटोन फैसियोरा। हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। धन्यवाद कि आपने उन्हें याद रखा। अच्छा किया, कीरा। अगर आप रूस के प्रदर्शनों से अनजान हैं या असल में क्या हुआ जानना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। कल ही हमने इस पूरी स्थिति के बारे में एक विस्तृत सबस्टैक लेख लिखा है। इसमें पिछली वीडियो से ज़्यादा जानकारी है, जो अब 1 हफ्ते पुरानी है। ज़रूर इसे देखें और पढ़ें। यह डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है। और अगर आपको अपनी खबरें पढ़ना पसंद है तो कृपया हमें सबस्टैक पर फॉलो करें। मेरा नाम सैम है। अगली बार मिलेंगे।